सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर और मेरा नाम है गगन। तो स्वागत है 16 जुलाई के करंट अफेयर्स में। तो भैया वही बात है, मैंने बोला था आपको, भाई अगर बीमार है तभी नहीं क्लासेस हुई, नहीं तो भाई अब टचवुड ठीक है, देखो रोज क्लास हो रही है। तो शुरू करते हैं, बस कुछ है ही नहीं बातचीत को, बातचीत तो अपने आप करते करते आ ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो कांड चलता ही रहता है। तो भैया 16 जुलाई है, पहले हम क्या करेंगे, 15 जुलाई को जो हमने करंट अफेयर्स किए थे उसका हम करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन, और उसके बाद हम करेंगे आज के करंट अफेयर स्टार्ट। इससे क्या फायदा होता है कि एक बार कल थ्योरी की, एक बार आज एमसीक्यू करेंगे और एक बार क्लास में ही फिर वीकेंड पर वीकली रिवीजन करेंगे। इससे सिर्फ क्लास में आने से ही आपका करंट अफेयर दोस्तों 3 बार पढ़ा जा रहा है, सिर्फ क्लास में आने से, सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग नहीं है। और फिर यही तो चीज फायदा आता है, जब पेपर आता है तब हले हले नहीं करना पड़ता कि अरे बाप रे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, करंट अफेयर याद नहीं होते, करंट अफेयर ऑटोमेटिकली याद पहले से हुए होते हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट फटाफट दोस्तों क्लास को। सबसे पहले पीडीएफ और क्लास के लिंक के लिए दोस्तों ये है टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवेज, इसको एग्जैक्टली ऐसे सर्च करना, मिल जाएगा। शुरू करते हैं एमसीक्यू के साथ। हर सवाल पर दोस्तों 4 से 5 सेकंड रुकेंगे क्योंकि इतना इनफ है। जिसने क्योंकि कल की क्लास लगाई है उसे जवाब आता होगा, जिसने आज पहली बार क्लास लगाई है वो आज देखेगा कि किस तरह के सवाल बनते हैं। आइए पहला सवाल, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन खिताब का सफलतापूर्वक दोस्तों बचाव किसने किया? बचाव का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल भी इसी आदमी ने विंबलडन जीता था। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है जर्मनी से और जीतने वाला लड़का है इटली से, जिसका नाम है यानिक सिनर। क्या नाम है? यानिक सिनर। वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों की बात की जाए तो कल भी पढ़ा था, आज फिर से पढ़ लेते हैं लड़कियों का, कि विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर किसने जीता? तो इस बार जीतने वाली लड़की थी वो भी चेक रिपब्लिक से, हारने वाली लड़की कैरोलिना मुचोवा वो भी चेक रिपब्लिक से। दोनों जीतने वाले हारने वाले चेक गणराज्य से ही थे, चेक रिपब्लिक से ही थे। तो जीती है लिंडा, हारी है कैरोलिना। कल भी किया था, आज भी कर लिया। नेक्स्ट, भारतीय सेना 450 कार्ल गस्टाफ M4 रॉकेट लॉन्चर किस स्वीडिश कंपनी से खरीदेगी? तो ये स्वीडन की जो कंपनी है ये हमें दोस्तों अपने 7 किलोग्राम पर कंधे पर रखकर लॉन्च करने वाले रॉकेट लॉन्चर देगी। इसे वो इंडिया में ही बनाएंगे, झज्जर हरियाणा में, रिलायंस मेट सिटी है वहां पर। और ये कंपनी हो जाती है दोस्तों साब। क्या नाम है कंपनी का? साब नाम की कंपनी है। ये है वो दोस्तों M4 रॉकेट लॉन्चर जो भारतीय आर्मी को 450 रॉकेट लॉन्चर देगी। कहां बनेंगे? इंडिया में ही। कहां पर? झज्जर हरियाणा में बनेंगे। नेक्स्ट, पूरे भारत में लगभग 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 3,000 करोड़ की योजना का नाम क्या है? कल हमने बात की थी कि पूरे भारत भर में कहीं कहीं छोटे छोटे जंगल के पैचेस, माफ कीजिएगा दोस्तों, कि पूरे भारत भर में कहीं कहीं छोटे छोटे दोस्तों जंगल के पैचेस हैं और वो लोगों के लिए, आस्था के, धर्म के लिए काफी बड़े प्रतीक होते हैं। तो जितने पुराने होते जाते हैं उनका संरक्षण करना, उनकी मरम्मत करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरकार ने ऐसे 15,000 उपवनों को दोस्तों बचाने के लिए 3,000 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम है आस्था वन संरक्षण योजना। और इस स्कीम को कौन देख रहा है? कैंपा अथॉरिटी। क्या है ये कैंपा? कि जब भी जंगल की जमीन को गैर जंगल के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उस बंदे से पैसा लिया जाएगा। मैं मान लो रिलायंस में हूं, मैंने जंगल में कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लगानी है, सरकार ने मेरे को जमीन दे दी। अब जंगल में जमीन थी, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लग रही है, तो जंगल के तो काम नहीं आ रही। तो मैंने दोस्तों बहुत सारा पैसा दिया कैंपा वालों को, और ये कैंपा वाले क्या करते हैं उस पैसे का कि भैया वहां से जंगल कटे हैं, कहीं और जंगल बनाओ, कहीं और पेड़ पौधे लगाओ। ये काम है कैंपा का। तो ये 3,000 करोड़ है जो ये कैंपा वाले ही देंगे इस स्कीम के तहत, आस्था वन संरक्षण योजना के तहत। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, अंग्रेजी में ही ध्यान रखना है। मिस्टी स्कीम दोस्तों, इसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है किस साल तक? मिस्टी योजना को दोस्तों किस साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है और 500 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं? तो दोस्तों मिस्टी योजना को 2029 तक, 2029 तक दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत और न्यूजीलैंड ने 35,000 करोड़ के द्विपक्षीय व्यापार को
का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया? तो मोदी जी गए थे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज्यादा कुछ नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ भी नहीं किया। न्यूजीलैंड में उन्होंने अगले 4 साल यानी कि 2030 तक बोला कि हम आपस के अपनी जो बीच की ट्रेड है उसको 2 गुना कर देंगे, 35,000 करोड़ कर देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, राजधानी वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट, नाबार्ड के पास वर्तमान में कितने जीआई टैग हैं दोस्तों? हाल फिलहाल में नाबार्ड को 28 जीआई टैग्स मिले हैं। तो उन्हें कुल मिलाकर नाबार्ड के पास आज की तारीख में दोस्तों कितने जीआई टैग्स? तो ये हो जाते हैं 176, 176 जीआई टैग्स हो चुके हैं नाबार्ड के पास। मार्च 2026 के आंकड़े के अनुसार भारत में कुल कितने जीआई टैग? जो आंकड़ा जब भी होगा ना कुछ इस तारीख से ही पूछा जाएगा। अब देखिए वही बात है, क्या पता दोस्तों 14 जुलाई को, कल 14 जुलाई था, कल 14 जुलाई को दोस्तों कुछ दे दिया हो। अरे आज 15 जुलाई है, मैंने 16 जुलाई की तारीख लिख दी यहाँ पे, मैंने 16 लिख दिया ना, अरे 15 जुलाई है आज तो माफ कीजिएगा, ऐसे मेरे को हिट किया। तो क्या पता 14 जुलाई को दोस्तों कुछ नए जीआई टैग ऐड हो गए हो, तो गिनती में ऐड नहीं होते हो। तो गिनती हमेशा मार्च से ही देखी जाती है, फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो इस वक्त भारत में 822 जीआई टैग्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 83 जीआई टैग ये किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा 83 जीआई टैग दोस्तों ये किस स्टेट में है? चलिए तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 83 जीआई टैग्स के साथ टॉप पर है उत्तर प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अहमदाबाद ने गुजरात के भाडज में 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। देख सकते हो 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए हैं 1 घंटे के अंदर। कितने? 1 घंटे के अंदर। पहले ही रिकॉर्ड असम के पास था, उन्होंने भी 3 लाख, 3.25 लाख के लगभग लगाए थे। लेकिन अहमदाबाद के भाडज में 3,61,000 पौधे लगे हैं 1 घंटे में, और ये गिनीज रिकॉर्ड बन गया है। ये उनका दोस्तों सर्टिफिकेट भी आ गया है। 1 घंटे में 3,61,000 पौधा अहमदाबाद के भाडज में। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट 3 अपॉइंटमेंट आएंगी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? इन्होंने रिप्लेस किया आलोक रंजन को। जून 30 को दोस्तों आलोक रंजन साहब रिटायर हो गए थे, और अब आलोक रंजन साहब की जगह ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष बन चुके हैं आलोक कुमार मित्तल। कौन? आलोक कुमार मित्तल। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल कौन बना? इन्होंने भी रिप्लेस किया है आलोक रंजन को। तो आलोक रंजन साहब के पास दोस्तों 2 महकमे थे, एक था एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दूसरा था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2 महकमे थे। तो एक में आगे आलोक साहब, एक में आगे अमित गर्ग साहब। और तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं कहां पर ट्रेनिंग होती है उनकी? हैदराबाद में होती है। उसका डायरेक्टर कौन बनाया है? चलिए उसका डायरेक्टर किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है उसका डायरेक्टर बनाया है सुजीत पांडे साहब को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। नॉर्थ कोरिया के लिए इंडिया की तरफ से कौन एम्बेसडर बना? नॉर्थ कोरिया को इंडिया की तरफ से कौन एम्बेसडर बना? तो दोस्तों उनका जवाब हो जाता है, उनका नाम हो जाता है संजीव जैन बने नॉर्थ कोरिया को नए एम्बेसडर। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2026 यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के संबंधों को किसी ने बहुत बढ़िया किया हो उसके लिए दिया जाता है। पिछले साल ये दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को, और इस साल ये पुरस्कार दिया है एयरटेल के फाउंडर सीईओ सुनील भारती मित्तल को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अवार्ड। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ग्राम स्तरीय टेलीकॉम नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण किन 2 संगठनों के संयुक्त रूप से शुरू हुआ? तो बोला गांव के लेवल पर जाकर जहां पर नेटवर्क नहीं आता वहां नेटवर्क लेकर आएंगे। उसके लिए कौन कौन दोस्तों काम कर रहा है? कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन कौन? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर ये सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट, हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर को वर्ल्ड में कौन सा रैंक मिला? मैंने हमेशा बच्चों को बताया कि जब भी इंडेक्स पढ़ो तो 4 चीजें याद रखो। सबसे पहले इंडेक्स का नाम है हैप्पी सिटी, कौन से शहर में लोग खुश हैं। किसने निकाला ये इंडेक्स? टाइम आउट नाम की संस्था है, उसने निकाला। फर्स्ट कौन आया इसमें? फर्स्ट आया है इंग्लैंड का एक शहर है दोस्तों, बाथ नाम से। और भारत की तरफ से टॉप किया है जयपुर ने। जयपुर कौन से नंबर पर आया? 6ठे नंबर पर आया। इन चीजों का हम रखेंगे दोस्तों ध्यान में। आइए नेक्स्ट, वीबीजी राम जी, ये किस तिथि से लागू हुआ? क्या है वीबीजी राम जी? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे पहले मनरेगा कहा जाता था। तो पहले मनरेगा में कल मैंने बताया था 100 दिन, यहाँ पर 125 दिन मनरेगा में लगातार काम करो। यहाँ पर 60 दिन का ब्रेक मिल जाता है, जैसे कि जब धान का सीजन होता है, खेती बाड़ी का सीजन होता है, तो आपको और भी नौकरी मिल जाती है। तो उस तरह से तो 1 जुलाई से दोस्तों ये एक्ट लागू हो चुका है। नेक्स्ट, फटाफट खत्म करते हैं। लास्ट रिवीजन कल के दोस्तों करंट अफेयर की। एंडी बर्नहैम किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना रखते हैं? पक्के नहीं हुए, बनेंगे, लेकिन ये एंडी बर्नहैम किस देश के प्रधानमंत्री? तो दोस्तों ये बनेंगे यूके के प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये हमारी कल की रिवीजन खत्म हुई है और अब हम करेंगे आज के करंट अफेयर स्टार्ट। अब देखो हमको सिर्फ 11 मिनट लगे हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ कि भैया कल जो इतने सारे करंट अफेयर किए थे उसको एक बार झटपट रिवीजन कर ली। और जब हफ्ते का अंत होगा सैटरडे को, हम एक और बार इसको पढ़ेंगे। क्लास में आने से ही 3 बार रिवीजन करेंगे। फिर आपकी जो टेंशन रहती है कि करंट अफेयर याद नहीं रहते, वो भी याद रहा करें। बढ़िया लग रही हो क्लास, समझ में आ रहा हो तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर। तो आइए शुरू करते हैं अमेरिका से। एक बहुत बड़ी बात, अमेरिका एयरफोर्स में एक पहला सिख अमेरिकन दोस्तों इंक्लूड किया गया है। तो आइए, तो चिराग वीर सिंह सराव अमेरिकी वायुसेना अकेडमी में शामिल होने वाले पहले सिख अमेरिकी बने हैं। तो आप पढ़ते हैं इसके बारे। तो मिस्टर सराव को अपॉइंट किया गया है यूएस एयरफोर्स अकेडमी में और उन्हें रिलीजियस अकोमोडेशन दिया है जून 20 को कि ये सिख रहते हुए अपना काम कर सकेंगे। अब आपको पता है बाहर वाली कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो सिखिज्म धर्म है वो इंडिया में है ना, इंडिया में है सिखिज्म धर्म, बाहर नहीं है। तो बाहर लोगों को अवेयर करवाना पड़ता है। बाहर लोग समझ रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हो गया, कनाडा में हो गया, यूके में हो गया। लेकिन फौज वगैरह में जाने के लिए उनके बड़े क्लियर कट होते हैं कि आपके वो जो फौजी कट हम बोलते हैं कि वो होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए आपका, उस तरह से। लेकिन अगर आप सिख हो तो आप क्लीन शेव तो हो नहीं सकते। तो इनको अलाउ किया गया है चिराग वीर सिंह को कि भैया आप सिख अपने जैसे आप रहते हैं, आप वैसे रहिए, कोई इश्यू नहीं है हमको। तो ऑफिशियली इन्होंने यूएस एयरफोर्स अकेडमी को जून 24 को ज्वाइन किया और 6 हफ्ते का इनका बूट कैंप होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं जब भी एग्जाम में ना ऐसा सवाल आए, फर्स्ट, पहला इंसान, पहली औरत, ये इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाते हैं। तो भैया चिराग वीर सिंह पहले सिख अमेरिकन अमेरिकी एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाले। आइए नेक्स्ट। तो दोस्तों 2-3 दिन हो गए हैं इसको। तो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज हुई है। तो भारतीय महिलाएं खेली थी मैच इंग्लैंड की महिलाओं के साथ, टेस्ट मैच। तो लड़कियां ना ज्यादा टेस्ट मैच नहीं खेलती, लड़कियां वनडे या फिर T20 खेलती हैं। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया जीता। अभी T20 वर्ल्ड कप होके हटा है, इंग्लैंड जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। टेस्ट मैच लड़कियां ज्यादा नहीं खेलती। एक टेस्ट मैच की श्रृंखला हुई थी, एक टेस्ट मैच की सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और ये हुई थी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। लॉर्ड्स को दोस्तों मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का घर कहा जाता है लॉर्ड्स को। तो पहली बार वहां पर लड़कियों का टेस्ट मैच हुआ और वो पहला टेस्ट मैच ही इंडिया की लड़कियां जीत गई। तो वहां पर क्या होता है, अगर आप लॉर्ड्स में 100 रन बनाते हो, या फिर वहां पर नहीं, दुनिया में किसी भी स्टेडियम में आप अंतरराष्ट्रीय मैच में 100 रन बनाते हो, आप 5 विकेट लेते हो, तो उनके जो स्टेडियम का बोर्ड ऑफ ऑनर होता है वहां पर उनका नाम लिखा जाता है। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा टॉपर्स के नाम लिखे जाते थे। किसी आप सरकारी दफ्तर में अगर गए हो, किसी सरकारी अफसर के पीछे एक बोर्ड लगा होता है, उनमें अफसरों के नाम लिखे होते हैं। तो पहली बार दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में लड़कियों का मैच हुआ इंडिया इंग्लैंड के बीच। पहली बात इंडिया जीत गई और इंडिया की 2 लड़कियों का नाम उस बोर्ड ऑफ ऑनर में आया, जिसमें से एक बनी यस्तिका भाटिया। तो यस्तिका भाटिया ने इतिहास रचा और लॉर्ड्स में टेस्ट में शतक मारने वाली पहली महिला बनी। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर मैच ही जब पहला था
तो शतक भी पहला ही होगा। तो यस्तिका भाटिया पहली लड़की बनी है जिसने शतक लगाया, इंडिया की नहीं, इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड वाली ने तो किसी ने लगाया ही नहीं शतक, इंडिया ने ही शतक लगाया है। तो आओ, तो यस्तिका भाटिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाफ भारत के एकमात्र मैच के दौरान प्रतिष्ठित स्थल पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। उन्होंने 113 रन बनाए। और जैसे मैंने बताया, अगर आप 100 रन या फिर 5 विकेट लेते हो तब आपका नाम लिखा जाता है। तो 100 रन के लिए यस्तिका भाटिया का नाम, और 5 विकेट लिए थे क्रांति गौड़ ने, क्रांति गौड़, तो उनका नाम भी लिखा गया। तो यस्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ केवल 2 महिलाएं हैं जिनका नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर अंकित है। क्रांति ने मैच में 5 विकेट लिए थे, तो ध्यान रखना। तो क्रांति ने पहले ले लिए थे 5 विकेट, उसके बाद यस्तिका ने 100 बनाया है। तो आप किसी तरह से पेपर में अगर पूछ ले कभी, शायद अगर आए कि पहली महिला जिसका नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर आया, तो क्रांति गौड़ का आया जिसने 5 विकेट ली थी। पहली 5 विकेट लेने वाली लॉर्ड्स में, ये पहला शतक लगाने वाली है। तो ये आपको बता ही दिया मैंने। भारत ने अपने महिला टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक के रूप में इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 270 रनों से हराकर लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट जीता। तो एक ही टेस्ट मैच था ये, और इंडिया की लड़कियां जीत गई। कप्तान का नाम ध्यान रखेंगे, हरमनप्रीत कौर। अच्छा, जब भी आपको इसका ऑफिशियल डेटा देखना हो ना, किसी एरी गैरी साइट पर मत जाया कर। तो जैसे मान लो मेरे को पढ़ना है इसके बारे में, तो मैं क्या लिखूंगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, अपने आप आ जाएगा शायद। ये देखो टेस्ट, तो ये रहा, देखो ये था दोस्तों इकलौता टेस्ट मैच जिसमें भारत ने पहले 285 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड 170 पे ऑल आउट होगी। दूसरी पारी में भारत ने 341 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड 186 पर ऑल आउट होगी और इंडिया 270 रन से ये मैच जीती है। प्लेयर ऑफ द मैच का नाम ध्यान रख लेना दोस्तों, क्रांति गौड़ ही बनी है दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच। और ये देखिए यहाँ पर रनों का अंबार जैसे दिखाऊं मैं आपको, तो पहली पारी, दूसरी पारी, ये देखिए ये रही यस्तिका भाटिया, तो इकलौता शतक दोस्तों। तो ध्यान रहेगा। तो भारतीय कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी। इंग्लैंड की कप्तान अब देख ही रहे हैं, तो इंग्लैंड की कप्तान भी देख ही लेते हैं। इंग्लैंड की कप्तान है नेट स्काइवर ब्रंट, नेट स्काइवर ब्रंट। ध्यान रखेंगे, एकमात्र टेस्ट मैच हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया और इंग्लैंड के बीच, जो इंडिया जीता है 270 रन से। प्लेयर ऑफ द मैच रही है क्रांति गौड़, पहला शतक यस्तिका भाटिया, और बस यही सारी चीजें। बस मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑफिशियल साइट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, अरे इनकी शक्ल, ये बहन जी फिर रिटायर होगी हारने के बाद। तो ये है इंग्लैंड की क्रिकेटर है, बहुत बड़ी क्रिकेटर है, बहुत पुरानी क्रिकेटर है दोस्तों। इनका नाम है हेथर नाइट। तो दोस्तों इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हेथर नाइट ने संन्यास ले लिया। तो जब टूर्नामेंट हुआ, मतलब एक मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो हार गई। हारने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट, मतलब पहले ही अनाउंस कर दिया था कि चाहे मैं जीते चाहूं मैं हारूं, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, मैं रिटायर हो जाऊंगी। तो हेथर नाइट ने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट बहुत बड़ा दोस्तों झटका, सीएसके एक बहुत बड़ी टीम है दोस्तों आईपीएल में। अब 19 साल हो गए हैं आईपीएल को चलते को, और 19 में से 5 बार मुंबई जीता है, 5 बार चेन्नई जीता है, और 5 बार जो कोच रहे हैं चेन्नई के वो रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग। तो ये है न्यूजीलैंड से। तो ये न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है चेन्नई सुपर किंग्स के कोच के ओहदे से। बहुत बड़ी बात, चेन्नई सुपर किंग्स के कोच के ओहदे से स्टीफन फ्लेमिंग ने इस्तीफा दे दिया है। बात का रखेंगे ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ रहा है, समझ आ रही है चीजें। बट छोटे छोटे करंट अफेयर होते हैं, वो हम ही उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, हमको लगता है पता नहीं क्या होता है। इसी में से तो सवाल बनते हैं। आप रेगुलर क्लास लगाओ, मेरी गारंटी है महीने बाद किसी से टक्कर लेके देख लेना, एसएससी बैंक रेलवे, तुम जवाब दोगे। और बढ़िया लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करते रहो। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन वही बात है, जब भाई बीमार था तब के करंट अफेयर कुछ कवर करने हैं। तो पूर्व अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे, तेज गेंदबाज थे, इनका नाम था शपूर जदरान। तो 38 साल की उम्र में दोस्तों इनका देहांत हो गया। क्या नाम है, शपूर जदरान। 38 सालों की उम्र में दोस्तों इनका देहांत हो गया। इतना ही है करंट अफेयर। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सेमीफाइनल बचे हैं अभी। मैं जब 14 जुलाई को ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, फीफा वर्ल्ड कप का शायद सेमीफाइनल मैच है आज ना, मतलब मुझे पता नहीं है, नहीं टुमारो 12:30 बजे, अच्छा कल है। 3 मैच बचे हैं बस, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल।
तो पढ़ेंगे उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप। तो दोस्तों नेमार जूनियर ब्राजील के बहुत ही बड़े खिलाड़ी, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फुटबॉल से ही, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से। क्लब फुटबॉल खेलते रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से नेमार जूनियर ने दोस्तों रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, ब्राजील के खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली में होने वाली है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स 23वां एडिशन वो ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। इंडिया में कॉमनवेल्थ के देश हैं जो, उनके बीच होगी टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली में। तो उसका मैस्कॉट का उद्घाटन किया है, वो है मयूर। मयूर है एक पीकॉक। तो दिल्ली ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए मयूर शुभंकर का अनावरण किया, यानी कि दोस्तों मयूर मैस्कॉट। तो दिल्ली ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के शुभंकर के रूप में मयूर का अनावरण किया। तो ये 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जिनमें इंग्लैंड ने कभी ना कभी राज किया था, ब्रिटिश इंडिया हम जिसको कहते हैं। उसी तरह पाकिस्तान भी है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ये सभी देश हैं जो, और इंग्लैंड भी। तो वो देश भाग लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस 50 के लगभग देश हैं, तो ये इसमें भाग लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये दिल्ली में होने वाली है, और मयूर द पीकॉक उसका एम्बेसडर है, मैस्कॉट है। नेक्स्ट, तो ये काफी समय पहले बच्चों को मैंने बताया था। अब जैसे होता क्या है, कई बार आपने अगर मूवीज वगैरह देखी हैं कोई एयरफोर्स वाली, तो उसमें हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि एयरफोर्स वाले जा रहे हैं और उनको उनके बेस से बोला जा रहा है कि पीछे मुड़ जाओ, लेकिन एयरप्लेन में जेट के अंदर उनका कनेक्शन ही टूट जा रहा है, उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान की हाँ बॉर्डर में घुस चुके हैं। सुना, देखा होगा आपने ऐसा। तो उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ है ये विमान। ये विमान सोलर एनर्जी से चलता है, कोई इंसान नहीं होता। ये एक तरह ऐसा लगा लो, जमीन में टावर होते हैं बिजली के वो सॉरी नेटवर्क के टावर्स आपने देखे होंगे, एयरटेल जियो वोडाफोन के। उसी तरह ये सोच लो, ये भी उसी का टावर है, बस ये टावर हवा में उड़ रहा है। ये किसके लिए है? ये हमारे ऊपर जहाजों को डिसीजन देने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए। तो यहां पर धरती पर बेस है, यहां पर धरती पर हमने बेस बनाया हुआ है। तो अभी हम डायरेक्ट ही प्लेन को दोस्तों ऑर्डर देते हैं। अब क्या होगा? अब हम यहां भेजेंगे और ये टावर इसको यहां पर भेज देगा। अब बीच में ये मिल जाए, तो अब यहां पर बीच में ये उड़ रहा है। तो बेस से गया टावर में, टावर से गया इस विमान में, और इस विमान से गया हमारे जेट में। इससे क्या होगा कि भैया कम्युनिकेशन जो है, बातचीत आसान हो जाएगी। तो और अब इसको हम इंडिया में बना रहे हैं। पहले दोस्तों बाहर से तो बनते हैं, इंडिया में बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो एक तरह से उड़ता हुआ टावर है ये। तो स्वदेशी निगरानी वाले हवाई पोत भारत की सीमा निगरानी को मजबूत करेंगे, क्योंकि भैया इससे पता भी लगता रहेगा कि क्या मैटर है। तो भारत ने लंबे समय तक चलने वाले निगरानी मिशनों के लिए डिजाइन किए गए स्वदेशी समाताप मंडलीय हवाई जहाज, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है HAPS। सर मतलब हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। जैसे मैंने बोला, सैटेलाइट की तरह उतना ऊंचा भी नहीं जाता है, बिल्कुल ही अंतरिक्ष में हवा में रहता है, लेकिन काम वैसा सही करता है। तो ये इंडिया में बनेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में दोस्तों उड़ने वाली दोस्तों ये वाली किश्तियां होंगी, जहाज होंगे ये। और ये क्या करेंगे? ये हमारी निगरानी में हमारे लिए मदद करेंगे। तो प्रोग्राम 15,000 करोड़ की लागत लगने वाली है। इससे फायदा क्या होगा? हमारे बॉर्डर की निगरानी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। तो ये उड़ता रहेगा, ये उड़ता रहेगा, और ऐसा है जब उड़ता है ये 2-2 महीने उड़ता रहता है। फिर उसको एक बार लैंड करवाना पड़ता है, थोड़ी बहुत जो मरम्मत करनी होती है, कभी कोई पंछी टकरा गया कुछ, और उसके बाद फिर से उड़ा दो। तो वैसे निगरानी भी करता रहेगा, और जो हमारे जब मिशन होंगे तब उसमें काम आएगा, क्योंकि तब जो रेडियो कांटेक्ट है वो जैसे टूट ना जाए, उसमें काम आएगा। तो हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। तो हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट लाइटर देन एयर और फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म है, हल्के हल्के, जो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ेंगे 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। हम टारगेट कर रहे हैं, इंडिया टारगेट कर रहा है कि 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम उड़ाएंगे। ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, दीज प्लेटफॉर्म रिमेन बिलो लो अर्थ ऑर्बिट। जो सैटेलाइट जाती हैं वो कहां जाती हैं? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में, ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में जाती है सैटेलाइट। जैसे मैंने बोला, सैटेलाइट की तरह उतना ऊंचा भी नहीं और बहुत नीचे भी नहीं, बीच में। और बोला कि बस यही है। हाँ,
ड्रोन से ऊंचा उड़ेगा, 12 किलोमीटर से ऊंचा उड़ेगा। सैटेलाइट जो 500 से 2000 किलोमीटर होती है उससे नीचा उड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इंडिया बनाने जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपए के लगभग दोस्तों इसमें लगने वाला है। तो बहुत बड़ा करंट अफेयर दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट आई, ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। इसमें पूरे भारत भर की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो भी वाटर डिपार्टमेंट है उनके जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने आकर यहां पर बातचीत की। ये बीच में आप देख सकते हैं, ये हमारे मिनिस्टर फॉर जल शक्ति हैं, इनका नाम है CR पाटिल। तो आओ, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में अखिल भारतीय जल शक्ति सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया और यहां पर वही बात हुई कि कैसे हम पानी को बढ़िया इस्तेमाल करें, सैनिटेशन में हम जाएं, पानी का वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे दोस्तों मतलब किसानों को कैसे समझाएं, पानी के अराउंड दोस्तों यहाँ पर बातचीत हुई है। सभी स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज यहाँ पर आए थे। और जैसे मैंने बोला, मंत्री कौन है हमारे जल शक्ति के? CR पाटिल। नेक्स्ट, कर्नाटक बड़ी नई चीज अनाउंस कर रहा है। तो ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। पता है ना आपको, पिछले महीने ही बने हैं। इनसे पहले सिद्धारमैया हुआ करते थे, 2.5 साल तक वो रहे, और अब DK शिव कुमार हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम पहली भारत की सरकारी AI यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं। क्या बात है। तो कर्नाटक ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की दोस्तों घोषणा की है। तो कोई गूगल कनेक्ट करके इवेंट हो रहा था बेंगलुरु में। तो कर्नाटक ने अनाउंस किया प्लान कि वो भारत का पहला सरकारी AI यूनिवर्सिटी चलाएंगे। और इसका अनाउंसमेंट बेंगलुरु में गूगल IO कनेक्ट करके एक सम्मेलन चल रहा था वहां पर किया। तो इससे पहले गूगल जेमिनी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ, वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली AI यूनिवर्सिटी हम कह देते हैं उसको, लेकिन वो पहले से AI तो नहीं थी, वो पहले नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी। वहां पर गूगल जेमिनी दे दिया बच्चों को, टीचर्स को। लेकिन कर्नाटक बोल रहा है कि हम उसको शुरुआती ऐसे करेंगे कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी होगी। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक के अंदर। कितने छोटे छोटे करंट अफेयर होते हैं, हम बस डर जाते हैं कि पता नहीं कितना टफ है। अच्छा, एक बच्चों का बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। बेटा आज 15 जुलाई, क्या 15 दिसंबर को तुम्हारी ये चीजें याद रहेंगी? अगर रहेंगी तो मत बनाओ, अगर नहीं रहेंगी तो बनाओ। डेली का एक पेज कितना जोर लगता है, और तुमको याद रखने की टेंशन नहीं लेनी। थ्योरी आज कर रहे हैं, कल इसका MCQ, वीकेंड पे इसका वीकली करेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे क्लास के अंदर ही। और अगर आप तुम नोट्स बना रहे हो तो चौथी बार तुम अपने आप ही कर लोगे। इससे बढ़िया क्या चाहिए। नेक्स्ट, भारत UNSC, पहले समझो अब UNSC क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद हम इसको कह देते हैं। तो इसके टोटल दोस्तों 15 मेंबर्स होते हैं हर टाइम पर, जिसमें से 5 हैं परमानेंट, जो है US, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना। और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो हर 2 साल में दोस्तों बदलते रहते हैं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो अब 2028-29 में भारत के पास मौका है फिर से मेंबर बनने का। आज तक इंडिया दोस्तों 8 बार मेंबर रह चुका है। अब 2028-29 में भारत के पास फिर से मौका है मेंबर बनने का। लेकिन आप मेंबर ऐसे ही नहीं बन जाते, वोटिंग होती है। और भारत का कंपटीशन है ताजिकिस्तान के साथ। तो भारत उस इलेक्शन में जीते तो उसके लिए प्रचार शुरू कर दिया। अब इलेक्शन हमसे बढ़िया थोड़ी कोई करता है, मतलब इंडिया में इंडिया से बड़े इलेक्शन थोड़ी कहीं होते हैं। तो भैया हमारे जो फॉरेन अफेयर मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, इन्होंने शांति कैंपेन लॉन्च कर दिया। काहे के लिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर स्थान के लिए। तो भैया हमसे अच्छा थोड़ी प्रचार कर लेगा ताजिकिस्तान। तो भारत ने 28-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अभियान और भारत के शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। तो शांति की फुल फॉर्म सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो 28-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अगले साल जून में होंगे, जब भारत और ताजिकिस्तान एशिया प्रशांत समूह में एकमात्र सीट के लिए लड़ेंगे। तो एशिया पैसिफिक में सिर्फ एक ही सीट है और जिसमें 2 भागीदार हैं, इंडिया और ताजिकिस्तान। तो इससे पहले इंडिया 2021-22 में रहा था और 8 बार हम रह चुके हैं। अब 9वीं बार हम कोशिश कर रहे हैं। भैया प्रचार शुरू कर दिया है ना। नेक्स्ट, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। तो जैसे मैंने आप कुछ समय पहले आपको बताया था, अब सरकार हमारी क्या चाह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी स्पेस
सेक्टर में आए। इलॉन मस्क का मैं एग्जांपल देता हूं। नासा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चांद पर आदमी उतार चुकी है। इसरो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट किसके पास है? स्पेसएक्स के पास। नासा और इसरो उनकी मदद लेते हैं। तो इंडिया ने भी यही देखा, क्योंकि सरकारी कामों में बहुत सारे वो हैं कि कभी फाइल यहां से वहां पैसे हुए नहीं हुए, भ्रष्टाचार। प्राइवेट में वो चीजें नहीं होती। तो ध्रुवा एरोस्पेस नाम की कंपनी है। तो मतलब सरकार ने क्या किया था, सरकार ने 1600 करोड़ रुपए साइड में रख दिए कि ये हम हमारे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहती हैं उन्हें देंगे। उनको कहा गया अंतरिक्ष फंड। 1600 करोड़, 1600 करोड़ ही है ना, 1600 करोड़, हाँ बिल्कुल। तो सरकार ने 1600 करोड़ रुपए साइड में रख दिए कि ये हमारी प्राइवेट स्पेस वाली कंपनियों को दिए जाएंगे। तो उन 1600 करोड़ वाले फंड को नाम दिया गया अंतरिक्ष फंड, और उस अंतरिक्ष फंड में से पहली किस्त दी है ध्रुवा। तो ध्रुव स्पेस अंतरिक्ष फंड से निवेश प्राप्त करने वाली दोस्तों पहली कंपनी बनी। बहुत बड़ा करंट अफेयर दोस्तों ये बात। तो हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस ने अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड से 60 करोड़ हासिल किए। कंपनी इस फंड से निवेश का पहला प्राप्तकर्ता बन गई, जो 1600 करोड़ के कॉर्पस के साथ भारत का सॉवरेन स्पेस टेक फंड है। यानी कि सरकार ने बोला है कि ये 1600 करोड़ रुपया हमको प्राइवेट कंपनियों को ही देना है जो स्पेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं। पहली बन गई है ध्रुवा। इसरो ने देखा कि यार हम सरकारी काम कर रहे हैं, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी कर रही हैं। अब अंबानी के पास बहुत पैसा है, अंबानी कह रहा है मेरे को अपनी सैटेलाइट बनानी है। अब इसरो अपना काम छोड़ के अंबानी की सैटेलाइट थोड़ी बनाएगा। तो इसरो ने धंधे वाले कामों के लिए भी, जहां पर पैसा आ सके, कमर्शियल कामों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दी जिसका नाम है इन स्पेस। क्या नाम है? इन स्पेस। तो वही इस फंड को देख रहा है। तो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड को दोस्तों इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि INSPACE यानी कि इन स्पेस दोस्तों देख रहा है। सिडबी है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इस फंड को मैनेज करता है। तो इन दोनों चीजों का दोस्तों रखेंगे हम ध्यान। तो दोस्तों इन स्पेस इस फंड को देखरेख करता है और सिडबी इस फंड को मैनेज करता है। और पहला बन गया है कौन? ध्रुवा, अंतरिक्ष फंड से 60 करोड़ प्राप्त करने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ब्रिक्स की दोस्तों इस साल बैठक है भारत के अंदर। तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी मीटिंग्स की हैं। तो उन्हीं मीटिंग्स के सिलसिले में लेबर मंत्रियों की मीटिंग हुई हैदराबाद में। ये रहे हमारे लेबर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी वो तो हमको पता है दिल्ली में होगी, लेकिन उसके अलावा ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको करवा रहा हूं भाई आपको रिवाइज। आगे चलने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दो। तो लेबर मंत्रियों की मीटिंग कहां हुई? हैदराबाद में। ये हुई अभी तक की मीटिंग्स, ये देखिए। महिला मंत्रियों की मीटिंग हुई कोची केरल में। एनर्जी मंत्रियों की मीटिंग हुई गुरुग्राम हरियाणा में। स्पेस एजेंसियों के अध्यक्षों की मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग नई दिल्ली में। खेतीबाड़ी मंत्रियों की मीटिंग इंदौर में। MSME की मीटिंग आगरा में। आपदा जोखिम की मीटिंग पूरी ओडिशा में। और परिवहन मंत्रियों की मीटिंग नागपुर में। और अभी हमने करा लेबर मंत्रियों की मीटिंग दोस्तों कहां पर? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कम से कम आप लगा लीजिए पिछले 2 महीने का निचोड़ है। ये सभी बड़ी मीटिंग्स हुई है। और एग्जाम में ना ब्रिक्स की मीटिंग कहां होगी? नई दिल्ली भारत मंडपम। उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, PDF तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। जियो वाले आपको पता है दोस्तों IPO लाने वाले हैं। जियो में सर क्या है? जियो में सब कुछ है। जियो में फोन हो, चाहे जियो के पेट्रोल पंप है, चाहे जियो का जो भी है, तो जियो वाले IPO लाने वाले हैं, यानी कि शेयर मार्केट में अपने स्टॉक को डालने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने इनके CEO को बदल दिया है और अब CEO बन चुके हैं पंकज पवार। तो जियो प्लेटफॉर्म ने पंकज पवार को CEO के रूप में नियुक्त किया IPO से पहले। तो रिलायंस है शेयर मार्केट में, मुझे पता है, लेकिन इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है ना जियो। वो कह रहे हैं अब जियो को भी हम शेयर मार्केट में डाल, जो कि भारत का सबसे बड़ा IPO देखा जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा IPO होगा जियो। सीधी सी बात है, कहां नहीं है जियो। तो ध्यान रखेंगे, जियो के नए अध्यक्ष CEO बने हैं पवार साहब, पंकज पवार साहब। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया अच्छी बात, करंट अफेयर। इंडिया इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, मतलब मैं इसको इंडिया फिजिक्स ओलंपियाड बोलूं तब भी कोई गलत नहीं होगा। 5 लड़के गए थे हमारी तरफ से, 5 लड़के गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो आओ पढ़ते हैं। तो 5 भारतीय स्टूडेंट गए थे
56वें अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड जो कोलंबिया में हुआ था, और पांचों के पांचों दोस्तों गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो आओ पढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी कि फिजिक्स ओलंपियाड के 56वें संस्करण में भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा, क्योंकि टीम के सभी 5 सदस्य गोल्ड मेडल लेकर आ गए। तो फर्स्ट पोजीशन पर इन 5 लड़कों ने किसके साथ टाई किया है? चाइना भी फर्स्ट आया, कजाकिस्तान भी फर्स्ट आया, रशिया भी फर्स्ट आया, साउथ कोरिया भी फर्स्ट आया, ताइवान भी फर्स्ट आया। तो ये सभी देश फर्स्ट आए हैं। तो बाकी देश गए भाड़ में। अगर तो एक के साथ हमने टाई किया होता तो हमको याद करना पड़ता कि इंडिया ने किसके साथ टाई किया, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 देशों के साथ टाई किया, तो भूल जाओ। बस ध्यान रखो 5 लड़के हमारे गए थे, पांचों गोल्ड मेडल लेकर आए, और 5 है तो भैया 5 के साथ शेयर कर लिया, 5 देशों के साथ शेयर करी पहली पोजीशन। तो ये ओलंपियाड कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित किया गया था। कहां पर? बुकारामंगा में। लड़के कौन है? कनिष्क, नाम नहीं याद रखना, कनिष्क जैन है पुणे से, रिद्धेश अनंत बेंडाले इंदौर से, ऋषित गर्ग द्वारका दिल्ली से, श्रेष्ठ सुरैया मुंबई से, और स्वरित जोशी अहमदाबाद। याद नहीं करने, बस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं। लो भैया, ये थी आज की क्लास। अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आईपीएल में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, और मैंने देखा बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया। मतलब या तो बच्चों को आता ही नहीं है, मैं ये समझ लूं, या फिर बच्चे काफी ज्यादा कूल हो गए कि मैं क्यों दूं जवाब। बेटा यही छोटे छोटे चीजें हैं ना, ये पेपर में बहुत ज्यादा डिसाइसिव एक शब्द होता है कि निर्णायक साबित होती। पीडीएफ में दे दूंगा, पढ़ा आपको मैं बढ़िया दूंगा, लेकिन ये छोटे छोटे काम जरूर करो। आज का होमवर्क भी लेकर जाओ, बहुत प्यारा होमवर्क दूंगा आपको। रणजी ट्रॉफी 2026 कौन जीता? रणजी ट्रॉफी कौन जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? और दुलीप ट्रॉफी कौन जीता? मैं लिख के दे सकता हूं आप में से 99 बच्चों को, 100 में से 99 बच्चों को यह सवाल का जवाब नहीं पता होगा, इसीलिए यह सवाल दिया है। गूगल करो, देखो रणजी ट्रॉफी कौन जीता? सर जम्मू जीत। किसे हराया? सर कर्नाटक को हराया। कहां पर हराया? हुबली कर्नाटक में। सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? सर झारखंड जीता। किसे हराया? हरियाणा को हराया। विजय हजारे कौन जीता? सर विदर्भ जीता। किसे हराया? सौराष्ट्र को हराया। करो, गूगल करो, पढ़ो, लिखो, और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना, क्योंकि ये ना ऐसी चीज है, पेपर में एक सवाल एक ही आना होता है। और वही बात है, पेपर में सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन तो 0.10 से भी फंस जाती है। ये तो मैं फिर भी 1 नंबर की बात कर रहा हूं। तो ये दोस्तों आपका होमवर्क है, चाहे चीटिंग करके करो चाहे कैसे करो, लेकिन लिखो जरूर, क्योंकि जाने अनजाने में जब हम चीटिंग भी करते हैं वो चीज हमारे याद रह जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।